नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केवड़िया में मिशन लाइफ का करेंगे शुभारंभ और मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रतिस्पर्धा आयोग ने अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऑनलाइन ट्रैवल फर्मों पर 392 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल मामले में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और बढ़ते संघर्ष को देखते हुए भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह। दिल्ली सरकार राजधानी में पटाखे चलाने वालों पर जुर्माना लगाएगी। काहिरा में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में रमिता जिंदल 10 मीटर एयर राइफल महिला जूनियर स्पर्धा में विश्व चैंपियन बनी। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में आज किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला सिंगापुर के लॉ कीन यू से और लक्ष्य सेन का सामना एचएस प्रणॉय से। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं मुनीश शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात यात्रा के दूसरे दिन आज केवड़िया में 10वें मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेंगे। वो केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस की उपस्थिति में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली मिशन लाइफ की पुस्तिका, लोगो और टैगलाइन का शुभारंभ करेंगे। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राजदूत और उच्चायुक्तों सहित दुनिया भर के भारतीय मिशनों के 100 से अधिक प्रमुख हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में समकालीन भू राजनीतिक और भू आर्थिक परिस्थिति और कनेक्टिविटी के संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। मिशन लाइफ पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण की दिशा में भारत के नेतृत्व में शुरू किया गया वैश्विक जन आंदोलन है। बाद में श्री मोदी तापी जिले के व्यारा में 1970 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें सापुतारा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की सड़क के सुधार के साथ साथ तापी और नर्मदा जिलों में सड़क निर्माण और जलापूर्ति परियोजनाएं शामिल है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री ने गुजरात यात्रा के पहले दिन कल 15,670 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें अडालज में 10,000 करोड़ रुपए लागत की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना, त्रिमंदिर में लगभग 4,260 करोड़ रुपए की परियोजना, तटीय राजमार्गों के सुधार परियोजना का शिलान्यास, जलापूर्ति की 2 परियोजनाएं और जूनागढ़ में कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम परिसर का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री ने गिर सोमनाथ में मढ़वाड़ में मत्स्य बंदरगाह का शिलान्यास भी किया। उन्होंने राजकोट में लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत निर्मित 1100 मकान लाभार्थियों को सौंपे। जूनागढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मछुआरों की सुरक्षा और उनके कल्याण पर ध्यान दे रही है और साथ ही साथ तटीय क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाएं भी मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार गुजरात के तटीय क्षेत्रों के समग्र विकास पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की सागर खेदू परियोजना से पिछले 8 वर्ष में मछली निर्यात में 7 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने राजकोट यात्रा के दौरान कहा कि सरकार विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। उनका कहना था कि पिछले 20 वर्षों में गुजरात का औद्योगिक विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे एकता प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल केवड़िया के एकता नगर में श्री गुतेरेस के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने प्रमुख वैश्विक मुद्दों और बहुपक्षवाद की चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। श्री गुतेरेस 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान कल गुजरात पहुंचे थे। वे आज मेहसाणा के मोढेरा में सौर ग्राम और विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देखने जाएंगे। श्री गुतेरेस ने कल मुंबई में होटल ताजमहल पैलेस में 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्होंने आईआईटी मुंबई में संयुक्त राष्ट्र और भारत की साझेदारी से संबंधित संगोष्ठी को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत रक्षा क्षेत्र में नवाचार और कार्यान्वयन के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। गुजरात के गांधीनगर में रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा उपकरण आयातक के तौर पर जाना जाता था, लेकिन नए भारत ने इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र में सफलता की कहानी बन रहा है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद, हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारतीय अंतरिक्ष की नई परिभाषा तय कर रही है और नई संभावनाएं तलाश रही है। मिशन डिफेंस स्पेस देश के प्राइवेट सेक्टर को भी अपने सामर्थ्य दिखाने का अवसर देगा। स्पेस में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपनी इस तैयारी को और बढ़ाना होगा। हमारी डिफेंस फोर्सेस को नए इनोवेटिव सॉल्यूशन खोजने होंगे। स्पेस में भारत की शक्ति सीमित न रहे और इसका लाभ भी केवल भारत के लोगों तक ही सीमित न हो, ये हमारा मिशन भी है, हमारा विजन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। श्री मोदी केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वे केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे और इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल जाएंगे। प्रधानमंत्री मंदाकिनी और सरस्वती अष्टपथ के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बद्रीनाथ पहुंचेंगे और मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नदी तट विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और चमौली के माढ़ा गांव में सड़क और रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4,51,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस योजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 29 लाख मकान 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 38 लाख मकानों की मंजूरी दी जा चुकी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों पर अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 392 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो और होटल सेवा देने वाली ओयो शामिल हैं। आयोग ने मेक माई ट्रिप और गोआईबीबो के खिलाफ इस व्यवसाय में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने और ओयो के साथ गैर प्रतिस्पर्धी तालमेल के लिए कार्रवाई की है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेक माई ट्रिप और गोआईबीबो द्वारा अपने होटल साझेदारों पर मूल्य समानता और कमरों की उपलब्धता को लेकर बनाए गए दबाव की जांच की। आयोग ने पाया कि इन दोनों ने होटल साझेदारों को अपने कमरे किसी अन्य प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन पोर्टल पर कम कीमत पर देने से मना किया। आयोग ने यह भी कहा कि एमएमटी ने अपने प्लेटफॉर्म पर ओयो को तरजीह दी, जिससे कई प्रतिस्पर्धी बाजार से बाहर हो गए। इनकी ओर से भारी छूट और समानता स्थितियों के कारण बाजार में मेक माई ट्रिप और गोआईबीबो का वर्चस्व और बढ़ा। आयोग ने पाया कि उपभोक्ता मेक माई ट्रिप और गोआईबीबो की वेबसाइट की सूचनाओं पर भरोसा रखते हैं और इस पर किसी भी गलत जानकारी से उनका निर्णय प्रभावित होता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 ठिकानों पर छापे मारे हैं और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के एक कट्टरपंथी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने आतंकी संगठन आईएसआईएस की साजिश से जुड़े एक मामले में बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है।
पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि वाराणसी निवासी सिद्दीकी कट्टरपंथी गतिविधियों और भारत में आईएसआईएस की ओर से कट्टरपंथी युवाओं की भर्ती में शामिल था। इन भर्तियों का उद्देश्य भारत के खिलाफ आतंकी हिंसा की साजिश करना था। वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद वॉइस ऑफ खोरासन नामक ऑनलाइन पत्रिका के माध्यम से ऑनलाइन प्रचार करने की संशोधित रणनीति तैयार की गई थी। तलाशी के दौरान एनआईए ने शक्तिशाली विस्फोटक सामग्री की जालसाजी से जुड़े हस्तलिखित आपत्तिजनक लेख, मोबाइल फोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव कब्जे में लिया। एनआईए ने पिछले वर्ष जून में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन में लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और युद्ध की बढ़ती गंभीरता को देखते हुए भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा नहीं करने का परामर्श जारी किया गया है। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास से जारी परामर्श में विद्यार्थियों सहित भारतीय नागरिकों को जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन छोड़ने की भी सलाह दी गई है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पटाखे चलाने वालों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है। पटाखे बनाने, एकत्र करने तथा इनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए पिछले महीने सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया था। ये प्रतिबंध अगले साल 1 जनवरी तक लागू रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि दोषी पाए गए लोगों को विस्फोटक अधिनियम के तहत 5,000 रुपए जुर्माना और 3 साल तक की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निगरानी के लिए 400 से अधिक टीमें गठित की गई हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार कल से लोगों को जागरूक करने के लिए दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू करेगी। अभियान के तहत नई दिल्ली के सेंट्रल पार्क में 51,000 दिए जलाए जाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में चरणबद्ध कार्रवाई योजना का दूसरे चरण लागू करने का फैसला किया है। यह निर्णय कार्रवाई योजना के संचालन के लिए गठित उप समिति द्वारा की गई समीक्षा के बाद लिया गया है। उप समिति ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की समग्र समीक्षा की और पाया कि शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में होने की आशंका है। पूरे एनसीआर में 12 सूत्री कार्य योजना तुरंत प्रभाव से लागू है। इसमें मशीनों से प्रतिदिन सड़कों की सफाई, आपात और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के उपयोग पर रोक, निर्माणाधीन स्थलों और धूल नियंत्रण के लिए कड़े नियमों लागू करना और नियमित निरीक्षण शामिल है। जन योजना अभियान 2022 विषय पर 2 दिन की राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला कल नई दिल्ली में शुरू हुई। इसका आयोजन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों के अधिकारी और पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधि और कार्यकर्ता इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में कल संशोधित जन योजना अभियान 2022 के लिए दिशा निर्देश और संशोधित ग्राम पंचायत विकास योजना वेबसाइट के लिए पुस्तिका जारी की गई। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच एक साथ आ गए हैं।
वे समाज के बड़े वर्गों की वित्तीय समाधानों की पहुंच बढ़ाने और बाधा रहित लेन देन करने के प्रयासों पर जोर देंगे। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि आईपीबी और आरबीआईएच अपनी नई योजनाएं तैयार करेंगे, उन्हें लागू करेंगे तथा उपभोक्ताओं के द्वार तक डिजिटल सेवाएं लाकर मौजूदा अंतर दूर करने का सुझाव देंगे। आरबीआईएच भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे वित्तीय क्षेत्र में नवाचार में तेजी लाने को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। देश के सामान्य लोगों के लिए सुगम, किफायती और भरोसेमंद बैंक की परिकल्पना के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सितंबर 2018 में शुभारंभ किया गया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 1/3 टिकट नए उम्मीदवारों को दिए हैं। पार्टी की पहली सूची के 62 उम्मीदवारों में से 19 पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि पार्टी ने सामान्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। पार्टी की पहली सूची में 5 डॉक्टर और एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शामिल हैं। चंबा से पहली बार महिला उम्मीदवार इंदिरा कपूर को टिकट दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित 9 उम्मीदवारों ने कल नामांकन दाखिल किए। अब तक 11 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं। श्री जयराम ठाकुर ने सिराज विधानसभा सीट से नामांकन भरा है। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे और मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ने अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऑनलाइन ट्रैवल फर्मों पर 392 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल मामले में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और बढ़ते संघर्ष को देखते हुए भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह। दिल्ली सरकार राजधानी में पटाखे चलाने वालों पर जुर्माना लगाएगी। काहिरा में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में रमिता जिंदल 10 मीटर एयर राइफल महिला जूनियर स्पर्धा में विश्व चैंपियन बनी। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में आज किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला सिंगापुर के लोह कीन यू से और लक्ष्य सेन का एचएस प्रणय से। The Northeast Diary program is broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m., which brings you very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. On 20th of October, we shall bring you an exclusive interview with the social worker and teacher from Arunachal Pradesh, Rebom Basar. Do remember to tune in to the Northeast Diary. मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में डीडी नेशनल पर। मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत की रमिता जिंदल
महिलाओं के जूनियर वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल में विश्व चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने कल चीन की यिंगशेन को 16-12 से हराया। रमिता और चीन की यिंग के बीच मुकाबला एक समय 12-12 अंकों की बराबरी पर था, लेकिन बाद में रमिता ने 2 सटीक निशाने लगाकर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत का सामना सिंगापुर के लोह कियोन यू से होगा, जबकि लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय आमने सामने होंगे। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद देश की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। और आज की कड़ी में हम आजाद भारत में खेलों के स्वर्णिम इतिहास की बात करेंगे। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आज प्रस्तुत है वर्ष 1980 तक खेलों में भारत की उपलब्धियां। पिछले 7 दशकों में कई ऐसे मौके आए जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। हमारे खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से एक नया मुकाम हासिल किया और देश की शान बढ़ाई। आज के इस एपिसोड में हम उन यादगार पलों पर नजर डालेंगे। 1948 में भारत ने हॉकी में ब्रिटेन को हराकर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। ये स्वर्ण इसलिए भी खास था क्योंकि आजाद भारत में तमाम अंग्रेजों के सामने भारत ने ये स्वर्णिम उपलब्धि हासिल की थी। 12 अगस्त 1948 को भारत की फाइनल में जीत के साथ तिरंगा फहराया गया। इस पदक ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहली बार वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। स्वतंत्रता से पहले भारत ने हॉकी में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। भारत को हॉकी में विश्वगुरु बनाने में मेजर ध्यानचंद की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्हें हम हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, उनके टेलीविजन वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह, स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों का जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज लड़कों को सिखाने के लिए खींच लेते थे। भारत ने हॉकी में अपना स्वर्णिम सफर जारी रखते हुए 1952 में हेलसिंकी, 1956 मेलबर्न, 1964 में टोक्यो और 1980 में मॉस्को ओलंपिक सहित ओलंपिक में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। 1951 में एशियाई खेलों की मेजबानी स्वतंत्रता के बाद खेल की दुनिया में एक और मील का पत्थर साबित हुई। पहले एशियाई खेल भारतीय पहल का ही परिणाम था और इन खेलों ने भारत को एक प्रमुख एशियाई शक्ति होने का अनुभव कराया। 4 मार्च 1951 भारत में खेलों के लिए ऐतिहासिक दिन था, जब दुनिया के पहले एशियाई खेलों की शुरुआत भारत में हुई। भारत ने इन खेलों के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाई। आजादी के बाद 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती के 52 किलोग्राम बैंटम वेट में महाराष्ट्र के गोलेश्वर गांव के कशाभा जाधव ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा और स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय बने। 1960 में रोम ओलंपिक में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह मात्र 0.01 सेकंड से पदक जीतने से चूक गए। जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से रोम ओलंपिक में गिर गया, जो तिरंगा झंडा मैं नहीं लहरा पाया, जो नेशनल एंथम मैं नहीं बजा पाया, आप लोगों में से कोई न कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए जो गोल्ड मेडल 100 मीटर क्या होता है, 400 मीटर क्या होता है, मिल्खा सिंह को कुछ मालूम नहीं। इसका क्रेडिट जो है, आज मिल्खा सिंह का नाम अगर दुनिया भर में है या इंडिया का नाम दुनिया भर में है, तो इसका क्रेडिट मैं आर्मी को देता हूँ। रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में मिल्खा सिंह को पदक के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा था और उनके इस अभूतपूर्व प्रदर्शन को आकाशवाणी के माध्यम से सुनते हुए पूरे देशवासी इसके साक्षी बने। मिल्खा सिंह ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता और 1958 में वो राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मिल्खा सिंह सभी भारतीय एथलीट्स के लिए आदर्श और देश का गर्व हैं।
भारतीय हॉकी ने 1975 में कुआलालंपुर में विश्व कप हॉकी में पाकिस्तान को एक रोमांचक फाइनल में 2-1 से हराकर एक नया इतिहास रचा। ये सभी भारतीयों के लिए एक यादगार दिन था जब आकाशवाणी के कमेंटेटर जसदेव सिंह और मेलविल डिमेलो ने रेडियो के माध्यम से बताया कि भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। अब्बास भारतीय टीम है और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने टीम में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। और ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूँ 2-1 से। भारतीय बैडमिंटन के लिए वर्ष 1980 का साल बेहद खास रहा जब इंग्लैंड के वेम्बली स्टेडियम में प्रकाश पादुकोण ने ऑल इंग्लैंड ओपन जीतकर इतिहास रचा और वो ऐसा करने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने। कल भारत की बात के खेल श्रृंखला के अगले संस्करण में हम 1980 से 2013 के बीच खेलों के सफर पर नजर डालेंगे। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। मुंबई और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोनों महानगरों में वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। जम्मू और श्रीनगर में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और फरहत, अब आप हमें बताएं क्या है खास आज के अखबारों में। जी मुनीश, आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर गांधीनगर में शुरू हुई रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 की खबरें सचित्र प्रकाशित हुई हैं। नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में इस प्रदर्शनी की विशेषताएं गिनाते हुए शीर्षक दिया है, डिफेंस एक्सपो में देश का दम। हिन्दुस्तान ने डिफेंस एक्सपो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान को सुर्खी बनाते हुए छापा है, पाक सीमा पर नया एयरबेस बनेगा। राष्ट्रीय सहारा ने इसी समाचार को शीर्षक दिया है, पहले हम कबूतर उड़ाते थे, अब चीतों को छोड़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत का समाचार भी सुर्खियों में है। दैनिक जागरण ने लिखा है, 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति बना अध्यक्ष। प्रधानमंत्री ने श्री खड़गे को मिली शुभकामनाएं का समाचार भी पत्र ने प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है, खड़गे कांग्रेस के नए कप्तान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की भारत यात्रा का समाचार भी ध्यान आकर्षित करता है। राजस्थान पत्रिका कहता है, श्री गुतेरेस ने 26/11 को दुनिया को सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया। उनके इस बयान को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है कि किसी भी कारण से आतंक जायज नहीं है। ब्रिटिश सरकार में भारतीय मूल की गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन के इस्तीफे का समाचार भी अखबारों के पहले पन्ने पर है। कुछ अखबारों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ पर इस खबर को विस्तार से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, आर्थिक नीतियों के विरोध का सामना कर रही लिज ट्रस को इस्तीफे से एक झटका लगा। वीर अर्जुन ने दिवाली पर दिल्ली में पटाखे चलाने पर 6 महीने की जेल और 200 रुपये जुर्माने की सजा के राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रावधान के समाचार को प्रमुखता से छापा है। राजस्थान पत्रिका ने अमेरिका से भारत को लौटाई गई प्राचीन बेशकीमती मूर्तियों का समाचार चित्र सहित प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि करीब 33 करोड़ रुपए मूल्य की ये प्रतिमाएं भारत से चुराई गई थीं, लेकिन 15 साल की जांच के बाद अमेरिका ने आखिरकार इन्हें भारत को लौटाने का फैसला किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केवड़िया में करेंगे मिशन लाइफ का शुभारंभ और मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रतिस्पर्धा आयोग ने अनुसूचित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऑनलाइन ट्रैवल फर्मों पर 392 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल मामले में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और बढ़ते संघर्ष को देखते हुए भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह। दिल्ली सरकार राजधानी में पटाखे चलाने वालों पर जुर्माना लगाएगी। काहिरा में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में रमिता जिंदल 10 मीटर एयर राइफल महिला जूनियर स्पर्धा में विश्व चैंपियन बन गई हैं
और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में आज किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला सिंगापुर के लॉह कीन यू से और लक्ष्य सेन का सामना एचएस प्रणॉय से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।